Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, I say welcome to all of you to my YouTube channel प्रोफेसर जमील बेग। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो सेशन में हम करेक्शन ऑफ एरर्स को डिस्कस करेंगे। इससे कबल वीडियोस में मैं आपके साथ करेक्शन के तकरीबन 7 रूल्स जो हैं वो डिस्कस कर चुका हूं और आज हम देखेंगे कि हाउ टू करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंसेस। इस हवाले से आज आपके लिए मैं रूल नंबर 8, रूल नंबर 9 और रूल नंबर 10 जो है वो डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूँ कि ये जितने भी रूल्स हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CSS क्लासेस। उसमें ये करेक्शन का सवाल लाजमी तौर पे पूछा जाता है और BPSC और PMS के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आता है। इंटरमीडिएट पार्ट 2 में ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर्म में आता है। BCom फंक्शन इंग्लिश में ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन पुट किया जाता है और स्पेशली BA पार्ट 2 या ADB पार्ट 2, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। इसमें ये क्वेश्चन जो है ये 10 मार्क्स का आपके लिए इम्तिहान में पूछा जाता है जो कि आपके सेक्शन B में लाजमी है। स्टूडेंट्स, इसके लिए कुछ रूल्स आपके लिए डिवाइस किए गए हैं। ये रूल्स आपके लिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे आज का रूल जो है वो रिलेटेड है रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड। रूल नंबर 8, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है ये आपको मैं इसका ओवरव्यू थोड़ा सा दे देता हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो प्रोनाउन की किस्म है जिसका डबल फंक्शन होता है। एक तो ये कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो 2 सेंटेंसेस को जोड़ता है आपस में, और दूसरा जो है ये यानी हम यूँ कह सकते हैं कि ये कंजंक्शन का काम करता है, और दूसरा जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये प्रोनाउन का काम भी करता है। सो रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो डुअल फंक्शन करता है। और वो रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से हैं ये नीचे इस बॉक्स में मैंने आपके लिए लिखे हैं। ये देखिए, हु का माना जो होता है, और अगर हु सेंटेंस के शुरुआती हिस्से में है तो इसका माना कौन होता है। लेकिन ये जो हु जो है जब सेंटेंस के अंदरूनी हिस्से में यानी इनसाइड ऑफ द सेंटेंस आए तो इसका माना जो होता है। याद रहे स्टूडेंट्स के जब हम जो की इंग्लिश करना चाहते हैं तो फिर हम अल्लाह ताला के लिए और इंसान के लिए जो की इंग्लिश हु इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसके ये यहाँ पे देखें, ये जो विच है ये इसके पैरेलल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन विच जो है ये बेजान चीज़ों के लिए या इंसान के अलावा जितने हैवान हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। आप इस फ़र्क को देख लीजिए कि विच कहाँ इस्तेमाल होता है और ये जो हु है ये कहाँ इस्तेमाल होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद एक दैट का इस्तेमाल भी है जो ज़रा इनके मुकाबले में कम ही इस्तेमाल होता है। दैट का माना भी जो होता है, तो जब दैट का माना जो होता है तो वो बेजान चीज़ों के लिए, हैवान के लिए और इंसानों के लिए भी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस एंड सिचुएशन इस्तेमाल हो सकता है। स्पेशल केस में अगर हम देखें तो एज का माना भी जो होता है, लेकिन ये जो की इंग्लिश है हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब सेंटेंस 2 हिस्सों पर मुश्तमिल हो और सेंटेंस के पहले हिस्से में सच आए या सेम आए। तो सेंटेंस में सच आ जाए या दीज सेम आ जाए तो फिर हम जो की इंग्लिश आगे किसी नाउन के लिए जो इस्तेमाल करेंगे वो एज होगी। सो ये एक टेबल है स्टूडेंट्स, ये टेबल आपको याद करना है और जब आप ये टेबल याद कर लेंगे तो इसकी बेस पे हम नीचे जो है इसकी एग्जांपल्स को अब हम देखते हैं। ये हम एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए ज़रा। एग्जाम्पल नंबर 1 है कि दिस इज़ अल्लाह, ये अल्लाह ही है विच हैज़ क्रिएटेड अस, जिसने हमें पैदा किया है। अल्लाह ही है जिसने हमें पैदा किया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा था कि अल्लाह ताला के लिए हम जो की इंग्लिश जो है वो हु इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे नोट कीजिए, अल्लाह ताला के लिए हम जो की इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं हु इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे तो विच लगाया गया है तो विच इनकरेक्ट है, तो हम इस विच की जगह जो है करेक्ट हिस्से में जाके देखेंगे तो हु ही आएगा। सो दिस इज़ अल्लाह हु हैज़ क्रिएटेड अस। सो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसको हमने यहाँ पे करेक्ट किया है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 पे देखिए, आई हैव ए पैरट, मेरे पास एक तोता है। आई हैव ए पैरट, मेरे पास एक तोता है। अब ये जो तोता है ये इंसान और अल्लाह ताला के लिए मैंने आपको बताया था। इसके अलावा अदर दन जितने भी हैवान होंगे, चरिंद परिंद हैं, उनके लिए हम विच इस्तेमाल करते हैं, हु इस्तेमाल नहीं करते। हु स्पेसिफाइड है ह्यूमन बींग्स के लिए और अल्लाह ताला के लिए। तो यहाँ पे हम पैरट के लिए हु की जगह विच इस्तेमाल करेंगे। ट्रांसलेट कर देता हूँ, आई हैव ए पैरट, मेरे पास एक तोता है, विच कैन टॉक, जो बात कर सकता है, जो बोल सकता है। इसी तरह स्टूडेंट्स नंबर 3 पे देखिएगा, दिस इज़ द सेम बुक, दिस इज़ दी सेम बुक विच आई नीड, जिसकी मुझे ज़रूरत है। ये वही बुक है जिसकी मुझे ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि था अभी ऊपर टेबल में कि सेंटेंस के पहले पोर्शन में अगर सच और सेम के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे तो फिर हम जो की अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करेंगे, एज इस्तेमाल करेंगे। सो ये सच और सेम का जो कम्बिनेशन है, ये जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप इसको रिपीटेडली आप भी याद कीजिए कि सच और सेम के साथ आगे दूसरे से में जो इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए हम एज इस्तेमाल करते हैं।
सो दिस इज द सेम बुक विच आई नीड नहीं आएगा, दिस इज द सेम बुक एज आई नीड, दिस इज द सेम बुक विच की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एज इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल और देखिए इस टेबल में, दिस इज़ द गिफ्ट, यही वो तोहफा है, हु वाज गिवन टू मी, जो मुझे दिया गया। अब हु जो है मैंने बताया कि स्पेसिफाइड है, ये मखसूस है सिर्फ अल्लाह ताला के लिए और इंसान के लिए, तो गिफ्ट जो है एक बेजान चीज़ होती है, सो दैट्स वाई हम इसके लिए विच इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखें, दिस इज़ द गिफ्ट विच वाज गिवन टू मी, यही वो तोहफा है जो मुझे दिया गया। ये स्टूडेंट्स आपका रूल नंबर 8 था। अब हम रूल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 9 जो है ये करेक्शन रूल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और ये एक थोड़ा सा बड़ा टेबल है, आपको ये टेबल याद करना चाहिए। दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें से अक्सर कोई ना कोई जो है करेक्शन जो है वो पुट की जाती है। हम ब्रीफली थोड़ा सा कंजंक्शंस का ओवरव्यू ले लेते हैं क्योंकि हमारे रूल का नाम है कंजंक्शंस। इनफैक्ट ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। कंजंक्शन जो होते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है और कंजंक्शंस जो है ये जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, यानी ये दो सेंटेंसेस को, दो जुमलों को, दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं कंजंक्शंस। सो ये कंजंक्शंस की एक पूरी लिस्ट है और याद रहे स्टूडेंट्स है चूँकि ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल कंजंक्शन है, एक हिस्से में फ़र्ज़ के आल्दो है तो दूसरे हिस्से में इसके साथ हम येट इस्तेमाल करते हैं, तो दैट्स वाई हम इनको कह सकते हैं ये सारे को रिलेटिव कंजंक्शन, ये सारे के सारे को रिलेटिव कंजंक्शंस हैं। कंजंक्शंस की किस्म है को रिलेटिव कंजंक्शंस। आइए इन कंजंक्शंस को एक बार इनके मीनिंग्स के ऊपर गौर कर लेते हैं और ये जो पूरा कम्बिनेशन है ये हम पूरा कम्बिनेशन एक बार देख लेते हैं ताकि बाद में हम इसकी करेक्शन आसानी से कर सकें। स्टूडेंट्स याद रहे आल्दो का माना अगरचे होता है और इसके साथ जो है जो आगे जाके जो इसका कोरिलेटिव जो वर्ड बनता है वो येट बनता है, यानी आल दो का माना अगरचे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आल दो और येट का जो कम्बिनेशन है आमतौर पे अगर मैं मज़ीद बात करूं तो ये आल दो और येट उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब दो मुतज़ाद एक्शंस को या दो मुतज़ाद बातों को आपस में मिलाना हो। सो आल दो और येट, तो याद रहे अगर फिक्रे के पहले से में आल दो इस्तेमाल हो रहा है तो आगे आपने येट लगाना है। इसकी जो पॉसिबल मिस्टेक है वो ये है कि यहाँ पे बट की जगह जब आपको येट की जगह आपको बट देता है एग्ज़ाम में, यानी सेंटेंस में आमतौर पे जो करेक्शन की इसकी जो करेक्शन डिमांड की जाती है वो ये है कि आल दो के साथ बट लगा होता है, आपने आल दो के साथ येट लगाना है। इसके बाद आप देखें तो लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो के, पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट्स के ये लफ्ज़ पहले ही नेगेटिव है, पहले ही वर्ड ये नेगेटिव है। लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो के, ये खदशा ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। याद रहे कहीं ऐसा ना हो के ये खदशा ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब हम लेस्ट इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ शुड इस्तेमाल होगा दूसरे हिस्से में, लेकिन नॉट नहीं आएगा। इस नॉट ना आने की वजह मैंने आपको बता दी कि ये लेस्ट है क्योंकि लेस्ट इज़ ऑलरेडी अ नेगेटिव वर्ड, तो ये नेगेटिव सेंस रखता है पहले ही, तो इसमें हम नॉट नहीं लगाएंगे। सेंटेंस के उस हिस्से में जिस हिस्से में शुड आएगा वहाँ पे आपने नॉट नहीं लगाना। इसी तरह एक और कम्बिनेशन है कंजंक्शन है, सो डैट के साथ मे या माइट इस्तेमाल होता है और अगर सो डैट के बाद सेंटेंस, सो डैट से पहले अगर सेंटेंस प्रेजेंट का है तो हम आगे मे इस्तेमाल करेंगे और अगर सो डैट से पहले जो सेंटेंस होगा वो अगर पास्ट में है तो फिर हम माइट इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। इसी तरह नथिंग एल्स के साथ हम बट इस्तेमाल करते हैं, यानी जिन जुमलों में नथिंग एल्स आएगा वहाँ पे हम के सिवा, यहाँ बट का माना लेकर नहीं है, यहाँ बट का माना के सिवा है, नोट कर लीजिए। सो नथिंग एल्स के साथ बट इस्तेमाल होता है। इसी तरह एक और कम्बिनेशन है नो अदर के साथ दैन इस्तेमाल होता है और दैन का माना यहाँ के होगा, यहाँ दैन का माना ये कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ लेकिन यहाँ दैन का माना के होगा। इसी तरह अगर सेंटेंस का आगाज़ आप एज सुन एज से करते हैं तो दूसरे सेंटेंस का आगाज़ करने से पहले आप कॉमा इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग भी है। याद रहे कि एज सुन एज और नो सुनर ये दोनों जो हैं ये एक ही तरह की चीज़ें हैं, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, जो ही या जैसे ही। फ़र्क ये है कि जब हमने नो सुनर का इस्तेमाल करना है तो आपने अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस आपने डू या डज इसके साथ लगाना है और अगर सेंटेंस पास्ट का होगा तो आपने इसके साथ यहाँ पे डिड लगाना है और अगर ये परफेक्ट का जुमला होगा तो यहाँ पे आपने इसके साथ हैड लगाना है। और एक और जो पॉसिबल मिस्टेक आपसे मांगी जाती है वो ये है कि आपने दूसरे से में दैन इस्तेमाल करना है। ये आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, आप इसको अच्छी तरह मेमोराइज़ कर लें, अच्छी तरह याद कर लें, जैसे भी इसकी प्रैक्टिस कर लें, यहाँ पे आपको वो व्हेन देगा। सो ये वी हैव टू कीप दिस कॉम्बिनेशन इन माइंड।
नेक्स्ट देखें, हार्डली के साथ हैड हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका माना बमुश्किल होता है, मुश्किल से ही, बमुश्किल से ही। सो हार्डली हैड जो है ये एक पूरा कम्बिनेशन है जो आपने इकट्ठे इस्तेमाल करना है और इसके साथ आगे आपने व्हेन इस्तेमाल करना है। ऐसे ही जैसे नो सूनर के साथ आगे दैन आता है असली, इसी तरह हार्डली हैड के साथ व्हेन आता है। तो स्कार्सली हैड भी सेम ही है, स्कार्सली हैड के साथ भी हम व्हेन इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसके जो बाकी इस टेबल के जो कंजंक्शन, रिमेनिंग कंजंक्शन है उसको देख लेते हैं। तो इसमें आप देखिए कि अगर शर्त फ़िक्रा है यानी कंडीशनल सेंटेंसेस है तो आप याद रखें, अगर इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंस है तो इफ़ वाला हिस्सा जो है यानी वो क्लॉज जिसमें हम इफ़ इस्तेमाल करते हैं वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। अगर वो वर्ड की थर्ड फॉर्म में है तो फिर याद रहे स्टूडेंट्स कि आपने दूसरे से में वुड हैव और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। अगर आप ज़्यादा इस कंडीशनल सेंटेंस के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं तो यूट्यूब पे मेरी ये इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2 के नाम से ये वीडियो आपके लिए मौजूद है। आप वहाँ से उसको आप मज़ीद जो है इससे नॉलेज ले सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे ये एक सिंपल सा कम्बिनेशन है कि बोथ के बाद एंड इस्तेमाल होता है और कॉमन मिस्टेक ये होती है कि बोथ के साथ एंड की बजाय एज वेल एज दे दिया जाता है। तो ये एज वेल एज नहीं आएगा बोथ के साथ, क्योंकि बोथ भी दो जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है या दो सब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह एज वेल एज भी दो के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जो है ये रेपिटेशन हो जाएगी। तो इस रेपिटेशन से बचने के लिए आप याद रखें कि बोथ के साथ आपने एंड इस्तेमाल करना है। स्टूडेंट्स ये टेबल जो है ये टेबल वेरी इंपॉर्टेंट है और आगे मैंने इन सब की एक एक एग्जांपल आपके लिए लिखी है ताकि आपको अच्छे से ये जो करेक्शन जो है वो सवाल जो आपका प्रिपेयर हो जाए। लेकिन ये टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है। आइए अब हम इनकी एग्जांपल्स को देखते हैं। अगर आप टेबल को अच्छी तरह याद कर लेते हैं तो फिर आपके लिए एग्जांपल्स जो हैं ये समझना मुश्किल नहीं होगा। मैं आपके लिए सेंटेंस बाय सेंटेंस जो है इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑल्दो शी वर्कड हार्ड, अगरचे उसने मेहनत की, अगरचे उसने मेहनत की, तो ये बट लगाया गया ऑल्दो के साथ। और जबकि टेबल के लिहाज से हमने ये देखें, ऊपर टेबल के लिहाज से हमने ये देखा था कि ऑल्दो के साथ बट नहीं आता बल्कि क्या आता है, येट इस्तेमाल होता है। सो हमें ऑल्दो के साथ बट नहीं इस्तेमाल करना बल्कि ऑल्दो के साथ हमें येट इस्तेमाल करना। सो बट इनकरेक्ट है, ऑल्दो के साथ येट करेक्ट होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स हम देखते हैं यू शुड वॉक केयरफुली, आपको एहतियात से चलना चाहिए। ये खदशा जाहिर कर रहा है, तो ये खदशा जाहिर करने के लिए यू शुड वॉक केयरफुली लेस्ट, लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो कि, एक तो याद रहे स्टूडेंट्स के आपको मैंने टेबल के मुताबिक बताया था कि लेस्ट के साथ शुड आता है और आगे नॉट नहीं आता। ये आप टेबल पे दोबारा एक बार देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए बताया था कि लेस्ट के साथ कम्बिनेशन शुड का इस्तेमाल होना चाहिए और साथ नॉट भी नहीं आता। और इस नॉट ना आने की वजह मैंने आपको बताई थी, ये लेस्ट है, क्योंकि लेस्ट जो है ये पहले ही मनफी है, पहले ही नेगेटिव है। तो आइए अब इसको हम करेक्शन इसकी करते हैं। सो यू शुड वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड मे नॉट फॉल। इनफैक्ट ये लफ्ज़ फॉल है, ये लफ्ज़ फेल नहीं है, ये फॉल है। तो यू शुड वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। तो हम लेस के साथ शुड इस्तेमाल करके आगे नॉट इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करेंगे। ये जो नॉट है ये अननेसेसरी है, ये रेपिटेशन में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी आपको कंडीशनल सेंटेंस की मैं बात बता रहा था कि अगर सेंटेंस के पहले हिस्से में इफ़ के साथ हैड वाला पोर्शन इस्तेमाल किया गया है, यानी इफ़ के साथ अगर आप देखें तो इफ़ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया गया, तो दूसरे हिस्से में वुड हैव का कम्बिनेशन इस्तेमाल होना चाहिए, जबकि यहाँ पे वुड खाली यूज़ किया गया है। तो इफ़ के बाद अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो आपने वुड हैव का इस्तेमाल करना है। आप टेबल में इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे बताया था कि अगर सेंटेंस जो है ये इफ़ के साथ हैड इस्तेमाल होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, यानी इफ़ वाला हिस्सा अगर पास्ट परफेक्ट में है तो दूसरे हिस्से में वुड हैव और थर्ड फॉर्म का कम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस इज़ व्हाट वी शुड डू हियर। इसको नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल जो है, ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की। पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट्स के ये पहला हिस्सा पास्ट में है। ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, सो डैट ही मे, यहाँ पे मे इस्तेमाल किया गया है। जबकि बताया गया था कि अगर सेंटेंस के पहले हिस्से में पास्ट आएगा, वर्कड हार्ड पास्ट है, तो हमने मे नहीं इस्तेमाल करना बल्कि इसका पास्ट माइट इस्तेमाल करना है। तो ये कम्बिनेशन की गलती है। इसी तरह हम देखते हैं शी रैन फास्ट, वो तेज़ भागी, सो डैट शी मे कैच मी, ताकि वो मुझे पकड़ सके। तो याद रहे स्टूडेंट्स के रैन पास्ट है तो हम सो डैट के साथ पर मे इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि मे के साथ हम माइट इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह
नंबर 6 पे देखें, शी डिड नथिंग एल्स, उसने कुछ नहीं किया देन वीप सिवाय रोने धोने के। उसने रोने के सिवा कुछ नहीं किया या वो रोने के सिवा कुछ नहीं करती थी। तो याद रहे स्टूडेंट्स, एज पर टेबल यानी टेबल के मुताबिक देखें तो नथिंग एल्स के साथ बट आना चाहिए। सो ये कॉम्बिनेशन जो है शुड बी केप्ट इन माइंड, शुड बी लर्न वेरी वेल, फिर बेटे आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी ये करेक्शन करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखें, शी डिड नथिंग एल्स देन वीप नहीं आएगा, हम कहेंगे शी डिड नथिंग एल्स बट वीप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह देखें, द किलर इज नो अदर, कातिल कोई और नहीं है बट योर ब्रदर, तुम्हारे भाई के सिवा। सो नो अदर के साथ हम जब की सिवा की अंग्रेजी यूज़ करना चाहते हैं तो नो अदर के साथ बट नहीं इस्तेमाल होगा बल्कि नो अदर के साथ देन इस्तेमाल होगा। एक बार फिर टेबल की तरफ रजू करते हैं तो यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया कि नो अदर के साथ हम देन इस्तेमाल करते हैं। सो ये कम्बिनेशन जो है ये आपको याद करने पड़ेंगे, फिर ही आप इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो करेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट देखें, नो सूनर ही सा मी, उसने जैसे ही मुझे देखा या जो ही उसने मुझे देखा, ही रैन अवे, वो भाग गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, नो सूनर के साथ मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे डू या डज या डिड का इस्तेमाल या हैड का इस्तेमाल लाजमी करना है सेंटेंस के मुताबिक। तो चूँकि ये सेंटेंस जो है ये पास्ट में है, सेकंड फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे डिड का इस्तेमाल करेंगे। और जब हम डिड इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप जानते हैं कि डिड की वजह से आगे फॉर्म पहले हो जाती है। और दूसरा यहाँ पे कम्बिनेशन की गलती है, यहाँ पे कॉमा लगाया गया है, ये कॉमा नहीं आएगा बल्कि इसकी जगह क्या देन इस्तेमाल होगा। ऊपर टेबल पर जाकर हम देखते हैं तो ये आपको वाज़ह हो जाएगा कि मैंने आपको बताया था कि नो सूनर के साथ इन तीनों में से कोई एक यूज़ करना है और आगे आपने कॉमा नहीं लगाना, व्हेन नहीं लगाना, बल्कि आपने देन यूज़ करना है। सो यही चीज़ जो है ये आपको यहाँ पे करनी होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं हार्डली हैड के साथ ये कॉम्बिनेशन जो है, हार्डली के साथ एक तो हैड साथ आना चाहिए, दूसरा यहाँ पे कॉमा नहीं आता बल्कि इसके साथ व्हेन इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आपको बताते हैं कि बोथ जमील एज वेल एज काशिफ लाइक ईच अदर। तो यहाँ पे देखें तो बोथ के साथ हम एज वेल एज का कम्बिनेशन जो है ये रेपिटेशन में आता है, ये गलत है। बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आता बल्कि बोथ के साथ सिंपली एंड आता है। सो बोथ जमील एंड काशिफ लाइक ईच अदर। इस तरह देखिए, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान आर स्ट्रॉन्ग, पाकिस्तान और भारत दोनों ही मजबूत हैं। सो यहाँ पे देखें बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान आएगा, एज वेल एज क्या होगा, ये रॉन्ग होगा, इनकरेक्ट होगा। और बोथ के साथ कॉम्बिनेशन एंड का इस्तेमाल होता है, ना कि एज वेल एज का। सो ये स्टूडेंट्स टेबल जो है थोड़ा सा बड़ा है आपके लिए, आप इस टेबल को याद कर लेंगे तो फिर आपके लिए करेक्शन जो है बहुत ईजी हो जाएगी। अब आज का हम आखिरी रूल जो है वो डिस्कस करते हैं, रूल नंबर 10। स्टूडेंट्स रूल नंबर 10 जो है इट्स वेरी सिग्निफिकेंट, कई बार पेपर्स में इसमें से एक जो है वो आमतौर पे कम्बिनेशन डाल दिया जाता है। स्टूडेंट्स इस रूल का नाम है इंडेफिनेट प्रोनाउंस। इंडेफिनेट प्रोनाउंस जो है ये वन का इस्तेमाल जब हम करते हैं, जब हम जनरलाइज करके बात करते हैं, जनरल करके बात करते हैं, हम स्पेसिफिकली बात नहीं करते, तो उस वक्त हम वन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वन है तो वन का पॉजेसिव केस बनता है वंस, और फिर ऑब्जेक्टिव केस वन, और इसका जो रिफ्लेक्सिव केस बनता है वो वन सेल्फ बनता है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें कि अगर किसी फिक्रे का आगाज़ वन से हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लें कि अगर किसी सेंटेंस का आगाज़ वन से हो, अगर किसी सेंटेंस का आगाज़ वन से हो तो फिक्रे में वन इस्तेमाल पॉजेसिव केस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वन के साथ आप कॉम्बिनेशन याद कर लीजिए कि आपने वन इस्तेमाल करना है, और आमतौर पे वो दूसरे जो पॉजेसिव केस हैं वो आमतौर पे यहाँ पे इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। लिहाजा हम अगर वन से सेंटेंस का आगाज़ करेंगे तो फिर आगे वंस पॉजेसिव केस नहीं आएगा, देयर पॉजेसिव केस नहीं आएगा, हर पॉजेसिव केस नहीं आएगा, हिज पॉजेसिव केस नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, वन इस्तेमाल होगा। अब हम इस रूल की फर्दर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे 3 एग्जांपल्स के जरिए देखते हैं। यहाँ पे देखें तो मैंने आपको बताया है कि अगर सेंटेंस का आगाज़ वन से हो तो हम वन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखें, सो वन शुड डू हिज ड्यूटी ऑनेस्टली, यानी एक शख्स को या एक इंसान को, ये जनरलाइज करके हम बात कर रहे हैं, दैट्स वाई ये एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है, डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है। वन शुड डू हिज इस्तेमाल किया गया। सो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपने जब वन से सेंटेंस का आगाज़ किया तो फिर आप हिज इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आपने वन से फिक्रे का आगाज़ किया तो वन इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स आप देखते हैं वन शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, एक बंदे को अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए। सो ये एक इंसान को
अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए, एक जनरलाइज़ करके बात की गई है। तो हम वन का इस्तेमाल जब कर रहे हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे, तो फिर हम इसकी जगह वंस इस्तेमाल करेंगे। सो वन के कम्बिनेशन के साथ हर नहीं आएगा, बल्कि लॉजिकली देखें तो वन के कम्बिनेशन के साथ वंस इस्तेमाल होगा। इसी तरह सेंटेंस नंबर 3 में देखें, वन शुड नॉट वेस्ट देयर टाइम, एक इंसान को अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो ये जनरलाइज़ करके बात की जा रही है। तो हम वन से फिक्रा शुरू होगा तो हम देर नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वंस इस्तेमाल करेंगे। सो ये कम्बिनेशन है, वन के साथ वन जाता है, यहाँ पे भी देखें वन के साथ वन जाता है, यहाँ पे देखें वन के साथ वन जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे आज के 3 रूल्स थे और ये सारे के सारे रूल्स जो हैं वेरी सिग्निफिकेंट हैं। अब आपके ये टोटल 10 रूल्स की 3 वीडियोस मैंने टोटल आपके लिए कर दी हैं और अब डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए इसकी प्रैक्टिस जो है वो छोड़ दूंगा और वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस ले सकते हैं और प्रैक्टिस करके आप जो है मज़ीद जो है ये जो है रिहर्सल जो है इसकी प्रैक्टिस करके आप इसके ऊपर एक्सपर्टनेस हासिल कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो इतनी ही है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए मैं फ़र्दर जो है 2 से 3 रूल्स जो हैं वो आपके लिए डिस्कस करूँगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।